नमस्कार। हाँ। आज हम लाइनेक्स की दुनिया में थोड़ा गहरे उतर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास स्रोत है लाइनेक्स एक व्यापक अवलोकन, बिल्कुल। और मिशन है कि लाइनेक्स की जरूरी बातें समझें हाँ, मतलब ये असल में है क्या, कहानी शुरू कहाँ से हुई। और आज ये टेक्नोलॉजी में इतना जरूरी क्यों है। हाँ, तो शुरू करते हैं। बिल्कुल। और हम सिर्फ कर्नल मतलब लाइनेक्स के कोर की बात नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को देखेंगे, कैसे ये एक चीज सर्वर से स्मार्टफोन, सुपर कंप्यूटर सब चला रही है। सही। तो एकदम बेसिक से शुरू करें। लाइनेक्स अपने कोर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल है, वो हिस्सा जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में बात कराता है। हाँ बिल्कुल, 1991 में लाइनस टॉरवाल्ड्स ने शुरू किया था। लेकिन जब हम आम तौर पे लाइनेक्स बोलते हैं तो वो सिर्फ कर्नल तो नहीं होता ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में लोग कर्नल के साथ जीएनयू प्रोजेक्ट के टूल्स और यूटिलिटीज को मिला के जो बनता है उसे लाइनेक्स कहते हैं। अच्छा, जीएनयू प्रोजेक्ट, ये रिचर्ड स्टॉलमैन वाला। हाँ, वही। कहानी थोड़ी पुरानी है, मतलब 70s के यूनिक्स से प्रेरणा ली थी। स्टॉलमैन एक फ्री ओएस चाहते थे। उनके पास लगभग सब कुछ रेडी था, पर कर्नल नहीं था, और तभी टॉरवाल्ड्स का कर्नल आया। तो वो पजल का आखिरी पीस था एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। दिलचस्प बात यह है कि टॉरवाल्ड्स ने इसे पहले बस अपने लिए, अपने 386 कंप्यूटर के लिए बनाया था। अरे वाह, और आज देखो कहाँ है। हाँ, आज तो दुनिया भर के लोग इसमें योगदान देते हैं। तो ये कर्नल करता क्या क्या है? मतलब प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस ड्राइवर्स। हाँ, ये सब चीजें। लिस्ट लंबी है। स्रोत में लिखता है कि ये मोनोलिथिक है, पर इसमें लोड करने योग्य मॉड्यूल्स भी हैं। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल है, मतलब क्या हुआ इसका? मोनोलिथिक मतलब ज्यादातर जरूरी काम कर्नल के अंदर ही होते हैं, इससे स्पीड अच्छी रहती है। ओके। पर लोड करने योग्य मॉड्यूल का मतलब है कि आप सिस्टम को रिबूट किए बिना नई फंक्शनैलिटी जैसे कोई नया ड्राइवर या फाइल सिस्टम सपोर्ट जोड़ या हटा सकते हैं। अच्छा, चलते चलते, ये तो बढ़िया है। हाँ, ये VFS मतलब वर्चुअल फाइल सिस्टम की वजह से मुमकिन है। वो एक तरह का ट्रांसलेटर है। ट्रांसलेटर? हाँ, जो कर्नल को अलग-अलग फाइल सिस्टम जैसे XeS4, XFS या विंडोज का NTFS भी समझने में मदद करता है। नेटवर्किंग का काम भी यही संभालता है। समझ गया। तो कर्नल तो हो गई नींव, हाँ, और इसके ऊपर जो पूरी बिल्डिंग बनती है वो डिस्ट्रोज हैं, उबंटू, फेडोरा, डेबियन जैसे। एकदम सही पकड़ा। डिस्ट्रो ही कर्नल के साथ बाकी जरूरी चीजें पैक करते हैं, जैसे पैकेज मैनेजर APT या यम, जिनसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। फिर कमांड चलाने के लिए शेल जैसे बैश। हाँ, बैश तो सुना है। और अगर डेस्कटॉप पर यूज कर रहे हैं तो GNOME या KDE जैसा दिखने वाला इंटरफेस। ये सब मिलकर एक पूरा OS बनाते हैं। और फाइलों का क्या? उन्हें कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? स्रोत में FHS का जिक्र था, फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड। हाँ, FHS वो एक स्टैंडर्ड तरीका है, एक नक्शा समझ लीजिए। नक्शा? हाँ, बताता है कि कौन सी फाइलें कहाँ मिलेंगी। जैसे मतलब रूट सबसे ऊपर, बिन में जरूरी कमांड्स, एटसेट्रा में सारी सेटिंग्स, होम में यूजर्स की फाइल्स, वार में लॉग्स जैसी चीजें जो बदलती रहती हैं। अच्छा, इससे चीजें ढूंढना आसान हो जाता होगा। बिल्कुल, सब व्यवस्थित रहता है। कमांड लाइन की बात हुई थी, बैश वाली, ये तो लिनक्स की एक पहचान ही है। LS, CP, grep, SSH। हाँ, ये कमांड्स बहुत पावरफुल है, और स्क्रिप्टिंग से तो आप कमाल ही कर सकते हैं, काम ऑटोमेट हो जाते हैं। सही कहा। और इसी कंट्रोल के साथ सुरक्षा की बात भी आती होगी। बिल्कुल, लिनक्स का सिक्योरिटी मॉडल काफी तगड़ा माना जाता है। कैसे? एक तो यूजर और ग्रुप के हिसाब से परमिशंस होती हैं, कौन क्या फाइल देख सकता है, बदल सकता है। फिर SE लिनक्स या ऐप आर्मर जैसे सिस्टम है। वो क्या करते हैं? वो हर प्रोग्राम पे और बारीक नजर रखते हैं कि वो अपनी तय लिमिट से बाहर कुछ ना करे। और नेटवर्क के लिए IP टेबल्स या NF टेबल्स जैसे फायरवॉल है। और ओपन सोर्स होने का भी फायदा है सुरक्षा में। हाँ, बहुत बड़ा फायदा। अगर कोई कमी मिलती है तो दुनिया भर में इतने लोग उसे देख रहे होते हैं कि पैच मतलब उसका फिक्स बहुत जल्दी आ जाता है। अब बात करते हैं इस्तेमाल की। ये लिनक्स यूज कहाँ होता है वैसे? तो कहाँ नहीं होता। सही कहा। इंटरनेट देखिए, ज्यादातर वेब सर्वर्स अपाची या एनजिन पर वो लिनक्स पर चलते हैं। बड़े बड़े डेटाबेसेस, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्यूबरनेटीज वगैरह। हाँ बिल्कुल। एम्बेडेड सिस्टम्स, आपके घर का राउटर, IoT डिवाइस,
दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। और हमारे एंड्रॉयड फोन, उसका बेस भी तो लिनक्स कर्नल ही है। हाँ, इस्तेमाल तो अनगिनत है। तो फायदे तो साफ हैं, फ्री है, ओपन सोर्स है, अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। कस्टमाइज कर सकते हैं, बहुत स्थिर है, सुरक्षित है। लेकिन कुछ नुकसान भी होंगे। सीखने में थोड़ा टाइम लगे अच्छा। और कभी-कभी कुछ खास डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर या एकदम नए हार्डवेयर का सपोर्ट विंडोज या मैकओएस जितना जल्दी नहीं मिलता कभी-कभी। तो अगर कोई इसे ट्राई करना चाहे, पहला कदम क्या होना चाहिए? 2 बहुत आसान तरीके हैं। एक तो लाइव यूएसबी। लाइव यूएसबी। हाँ, मतलब किसी डिस्ट्रो जैसे उबुंटू या मिंट की आईएसओ फाइल डाउनलोड करें, पेन ड्राइव पर डालें और कंप्यूटर को पेन ड्राइव से बूट करें। बिना इंस्टॉल किए पूरा ओएस चलाकर देख सकते हैं। अच्छा। और दूसरा तरीका, वर्चुअल बॉक्स या वीएमवेयर जैसे सॉफ्टवेयर यूज करके अपने मौजूदा विंडोज या मैक के अंदर ही एक वर्चुअल मशीन बना लें और उसमें लिनक्स इंस्टॉल कर लें। ये भी सेफ तरीका है। हाँ, और विंडोज यूजर्स के लिए WSL भी है, विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स, विंडोज छोड़े बिना लिनक्स कमांड्स चलाने के लिए। बढ़िया। तो कुल मिलाकर सार ये है कि लिनक्स सिर्फ एक कर्नल नहीं है, नहीं, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। शक्तिशाली, लचीला, समुदाय की ताकत से चलने वाला और आज की टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी जैसा। बिल्कुल सही। और ये लगातार बदल रहा है, इवॉल्व हो रहा है। और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है ना, कि ये जो ओपन सोर्स का कोलैबोरेटिव मॉडल है, जिसने लाइनेक्स को इतना सफल बनाया, हाँ, ये भविष्य में टेक्नोलॉजी में और कौन-कौन सी नई संभावनाओं के दरवाजे खोलेगा? दिलचस्प सवाल है। इस पर सोचने के लिए एक विचार छोड़ते हैं।